हाँ जी दोस्तों। तो भाई कैसे हैं आप लोग यार। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे भाई और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो यार हम नई सीरीज़ में आपके लिए नया सेशन ले आए हैं। अगर इस सीरीज़ के बारे में आपको नहीं पता भाई तो जल्दी से आपको प्री कैप दे देता हूँ। यार इस सीरीज़ में हम लोग वो सारे करंट अफेयर्स करते हैं जो डेली आपके न्यूज़पेपर में आते हैं डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड। डेली बेसिस पे हम करते हैं, साथ साथ करंट अफेयर्स के हम लोग स्टैटिक भी पढ़ते हैं भाई। क्योंकि जिससे आपकी डेली बेसिस पे रिवीजन भी होगी, कुछ नहीं आता तो पता चलेगा, ऑलरेडी आता है तो रिवाइज हो जाएगा। तो यार ये सीरीज बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही डीप करते हैं हम, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो, और क्वालिटी करंट अफेयर्स ही उठाते हैं बस, क्योंकि आपके डिफेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो चलो देखते हैं आज आपके लिए क्या है न्यूज़पेपर में। यस सर, स्टार्ट करते हैं। XI vows to protect free trade at APEC as Trump skips key regional summit। अब यहाँ पे APEC की बात हो रही है, आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल है क्या, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिकल कॉपरेशन। हाँ, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ एशिया फुल फॉर्म्स में आई एम नॉट गुड। ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब यार ये समिट ना आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें इंडिया पार्ट नहीं है, और इंडिया के अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज पार्ट हैं, बहुत सारे डेवलप्ड नेशन इंक्लूडिंग USA, ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट है, बस इंडिया पार्ट नहीं है। अब देखते हैं क्यों और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम लोगों को। तो आपको पता है चाइना राइजिंग पावर है, उसी के ऊपर बोला हुआ है कि अपने एक्साई जिपिंग, जो कि हमारे प्रेसिडेंट है आपके चाइना के, उन्होंने इसको लीड करा एक तरह से समिट को, क्योंकि ट्रम्प वहाँ पे एब्सेंट थे। अब हुआ तो ये था कि ट्रम्प, आपको पता है US और चाइना के बीच में चल रहा है थोड़ा कन्फ्लिक्ट। अब इस समिट से जस्ट एक दिन पहले ही इन दोनों के बीच बात हो गई थी और थोड़ा कन्फ्लिक्ट थोड़ा सा शांत हुआ था। तो ट्रम्प साहब तो अपना चले गए, वो तो बड़े मूडी आदमी है ना। तो एक्साई जिपिंग ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही एज अ लीडर खड़े होकर इस समिट में। तो इस समिट के बारे में क्या पता होना चाहिए वो देखते हैं भाई। ये समिट ना 1989 के अंदर आपका फॉर्म हुआ था, और ये ना कोई ट्रीटी बेस्ड समिट नहीं है। कुछ समिट होते हैं ट्रीटी बेस्ड, के ट्रीटी साइन हुई उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। एक्चुअली ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विदाउट अ ट्रीटी, नो ट्रीटी इन्वॉल्व इन इट, ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल, बहुत बड़ी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर। ठीक है सर, ये भी बहुत बढ़िया बात बता दी सर आपने। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये भी बात बता, इंपॉर्टेंट है। कितने मेंबर है इसके? इसके मेंबर देख लेते हैं। मेंबर के लिए मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए एक वो रखा हुआ है, क्या, एक मैप। तो 21 मेंबर्स हैं वैसे तो, 21 मेंबर्स। यार मेंबर्स का आपका मैप तो रखा था, नहीं है क्या? एक और मैप था, चलो यही बहुत है। तो 21 मेंबर्स हैं इसके। मेजर मेंबर्स आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्चुअली इसका नाम क्या है? एशिया पैसिफिक, मतलब एशिया से लेके पैसिफिक ओशन कहाँ से स्टार्ट होता है? इस साइड से एशिया से लगता है, इस साइड से आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से लगता है। तो जो पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड कंट्रीज है वो सारी इसका पार्ट है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो मेजर कंट्रीज देख लो भाई, रशिया हो गई आपकी, चाइना हो गई आपकी, आपकी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई सारी की सारी, जो कि आपका कौन से समिट का और पैक है, जो अभी रिसेंटली समिट हुआ था, मैंने बताया भी था, और उसमें सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आती है, उसका भी नाम बताओ। तो वो सारी मेजरली आती हैं। एक नहीं आती इसके अंदर, लाओस नहीं आती शायद बीच में, कंबोडिया और लाओस नहीं आते शायद। ऑस्ट्रेलिया है, US से इसका पार्ट है। ये कौन सी कंट्री है जल्दी बताओ, ये दोनों कौन सी, ये कौन सी कंट्रीज हैं? पेरू और चिले, पेरू और चिले हैं ये, पेरू और चिले ये दोनों भी आती है। US से भी आती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें USA, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है और रशिया भी आ रहा है। तो ये 21 मेंबर्स है, पूरा तो नहीं पूछेगा, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपके जो भी एशियन और पैसिफिक कंट्रीज हैं, पैसिफिक ओशन से लगती कंट्रीज है दोनों साइड से, वो इसका मेंबर है। और ब्रॉड मैंने बता ही दिया है, ये वाली ग्रुपिंग, ये चाइना, रशिया, जापान भी इसका पार्ट है, ये और कोरिया भी इसका पार्ट है, साउथ कोरिया आपकी, और USA, ये और ये दोनों कंट्रीज भी पार्ट है। कौन सी? पेरू और चिली। तो ध्यान रखेंगे, एक मेजर कंट्रीज के बारे में तो पता होना चाहिए और एक और कंट्रीज का भी आइडिया होना चाहिए, इतना इनफ है। इसके अराउंड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो।
अब यार क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ना भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर डिफेंस एग्जाम में बढ़ता ही जा रहा है इनका नंबर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इसीलिए इंडिया इसका पार्ट नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, और क्या पता होना चाहिए? ठीक है, हेडक्वार्टर कब बना था, ये वो, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इंडिया इसका पार्ट क्यों नहीं है? मेजर रीज़न तो यही है क्योंकि इंडिया पैसिफिक ओशन से लगता नहीं है, एक तो यही मेजर रीज़न है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। ये हो गया यूएस रशिया टू बी पार्ट ऑफ मेगा नेवी ड्रिल इन फेब्रवरी। अब एक हमारी एक्सरसाइज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है मिलन, कोई इसे मिलान भी बोलता है, मिलन एक्सरसाइज। इंडियन नेवी करवाती है इसे, कंडक्ट करवाती है हमारी इंडियन नेवी। और यार ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, अराउंड 50 कंट्रीज इसमें पार्ट लेती हैं। 50 कंट्रीज है ना, देखो कितनी बड़ी है, और वो तो लेती ही हैं, प्लस आपकी जो मेजर कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज जैसे यूएस, रशिया, ये दोनों भी पार्ट ले रही हैं। हालांकि दे आर ऑलवेज एट क्रॉस रोड्स, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रहती हैं, बट एक्सरसाइजेज में आते हैं। एक्सरसाइजेज में अगर आप बॉयकॉट करोगे वो बहुत ही बड़ा साइन माना जाता है। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में रशिया बेलारूस की एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें इंडिया ने भी अपना कंटिजेंट भेजा था। तो इतनी ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में था इंडिया यूएस से कि भाई तुम रशिया से क्यों इंगेज हो रहे हो, फिर भी इंडिया ने अपना भेजा, क्योंकि डिफेंस एक्सरसाइजेज में भेजना पड़ता है। डिफेंस कॉपरेशन एक अलग लेवल पे ही कंट्री की बॉन्डिंग दिखाती है। तो 50 होते हैं इसमें। इसके बारे में अभी तो होगी फरवरी 2026 में, बट ये आर्टिकल था तो मैंने कहा पता चलना चाहिए, यही तो हमारा मोटिव है। रेगुलर कितनी भी बार कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रिपीट हो रही हो, उसे रेगुलर रिपीट करेंगे, बार बार, तभी दिमाग में बैठेगा, बिना फालतू के एफर्ट लगाए कि भाई रटे जा रहे हैं, नहीं, डेली देख लेना है बस। तो बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार होती है। लास्ट टाइम 2024 में हुई थी, उसके बाद 2026 में होगी। अब बहुत बढ़िया सर। अब ये 2 फेजेस में होती है एक्सरसाइज, एक भाई ये इसका होता है हार्बर फेज और एक इसका होता है सी फेज। मतलब अब मान लो ये इंडिया की कोस्ट लाइन है, हार्बर फेज कोस्ट लाइन के पास होता है, मतलब कि भाई कोस्ट लाइन के अंदर जाना, कोस्ट लाइन से बाहर शिप्स पे आना, ऐसी एक्सरसाइजेस। और सी फेज प्योरली सी में होता है, लैंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो 2 फेजेस में एक्सरसाइज होती हैं। अच्छा, पहले ये अंडमान निकोबार के अंदर स्टार्ट हुई थी एक्सरसाइजेज। ये एक्सरसाइज मेरे स्टार्ट हुई थी बहुत पहले, 90s के अंदर स्टार्ट हुई थी ये। ठीक है, मेरे हिसाब से 79 के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो 1995 में 1995 के अंदर स्टार्ट हुई थी एक्सरसाइज अंडमान निकोबार से, बट बाद में इसको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में शिफ्ट कर दिया, तो आजकल ये आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक है सर, ये भी बहुत बढ़िया बता दिया आपने। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लीगल बैटल ओवर मैगनरेगाज इन बंगाल, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या फिर स्कीम। अब यार ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कीम है आपकी। स्कीम से भी क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो नई स्कीम्स है उनसे पूछ रहा, पुरानी स्कीमें उठा रहा। और ये तो एक बेस लाइन है स्कीम्स का, कि स्कीमों से मतलब टॉप स्कीमों में भी टॉप की, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड देती है गवर्नमेंट, बहुत ही ज़्यादा। इसको बोला जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ द वर्ल्ड। उनमें से काउंटिंग होती है इसकी, कभी कभी टॉप पे आ जाती है, कभी उससे नीचे। वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। मतलब क्या करती है स्कीम कि कोई भी आदमी रूरल एरिया में अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसको एम्प्लॉयमेंट देगी, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें तो सर कंप्यूटर चलाना है, मतलब हमें तो क्लर्क की नौकरी चाहिए, नहीं भाई, अनस्किल्ड लेबर वाली एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे सकती है। क्लर्क की नौकरी हर किसी को थोड़ी दे सकती है गवर्नमेंट, अभी इतने डेवलप्ड है नहीं हम। सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी स्कीम। और क्या पता होना चाहिए इसके बारे में भाई? ये आई थी 2005 में, एक एक्ट था, वो एक्ट 2026 में 2006 में पास हुआ था शायद, चेक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और यही एक्ट हुआ था, तो इसका मतलब ये एक स्टैट्यूटरी
स्टैट्यूटरी स्कीम है, तो कितनी स्कीम स्टैट्यूटरी होती है? बहुत ही रेयर स्कीम है स्टैट्यूटरी, मतलब ये एक एक्ट है अपने आप में जो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से पावर उठाता है अपनी। ये एक एक्ट छप चुका है, पार्लियामेंट से पास होके आपका छप चुका है, तो पावर लेता है ये सीधा सीधा अपने एक्ट से। इसको हटाना बच्चों का गेम नहीं है। हर कोई स्कीम्स एक्ट से पास नहीं होती, सीधा कैबिनेट मिनिस्ट्री पास करती है, बजट में ले आती है। इसके लिए पूरा पार्लियामेंट ने वोट करा है आराम से और तब पास हुआ है, इसलिए स्टैट्यूटरी बोलते हैं। कोई भी चीज़ एक्ट से पास होती है उसे स्टैट्यूटरी बोलते हैं। तो पावरफुल है स्कीम बहुत, इसका खुद का एक्ट है अपना, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? किसको मिलेगी गारंटी एम्प्लॉयमेंट की? देखते हैं। पहली बात तो ये 1 साल में 100 दिन की गारंटी देता है बस, कि भाई 100 दिन आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगी। और कैसी होगी? रूरल हाउस होल्ड्स को, एवरी रूरल हाउस होल्ड। ये ध्यान रखना है, उसके बेसिस पे नहीं है कि कोई लो पॉवर्टी है, कि बिलो पॉवर्टी लाइन, अब पॉवर्टी लाइन, नहीं। हर रूरल बंदे को। अनस्किल्ड लेबर मैंने बताया कि भाई कैसा होगा, अनस्किल्ड वर्क होगा, ऐसा नहीं क्लर्क मांगोगे बंदा। अब देखो एलिजिबिलिटी सुनो, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल। रूरल एरिया का होना चाहिए, ग्राम पंचायत से, बिल्कुल सर रूरल एरिया। बीपीएल वगैरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नो बीपीएल एंड ऑल। 15 दिन के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिल जाना चाहिए। तुमने अप्लाई करा स्कीम के अंदर, अगले 15 दिन में तुम्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला एम्प्लॉयमेंट तो गवर्नमेंट तुम्हें पैसे देगी फ्री के, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा अगर तुम्हें 15 दिन में नहीं मिला। अगर तुम्हें जॉब 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर नहीं मिली तो भी गवर्नमेंट अलाउंस देगी, है ना। तो देखो सही स्कीम है एक तरह से, ठीक है सर। इक्वल वेज होनी चाहिए ऑब्वियसली, मेल फीमेल के लिए। 1/3 यहाँ पे अलाउड नहीं, हाँ लिखा है 1/3 जो है ये स्कीम में वुमेन्स ही होनी चाहिए। 1/3 जो भी बेनिफिशियरीज हैं वो वुमेन्स होनी चाहिए, ये भी बहुत बढ़िया बात है सर, ठीक है सर। सेंट्रल स्टेट शेयर हो जाता है इसके अंदर, इसका मतलब अनस्किल्ड वेज कॉस्ट 100% सेंटर देती है, सेंटर स्टेट शेयर्स मैटरनल कॉस्ट, ठीक है। सेंटर पे करती है मतलब 100% अनस्किल्ड वेज। अन अकाउंटेबिलिटी, सोशल ऑडिट, तो ये सब मतलब मेन चीज़ है भाई। 18 साल से प्लस होगा बंदा, रूरल एरिया का होगा, अनएम्प्लॉयड होगा, अनस्किल्ड वर्क करने के लिए तैयार होगा, 100 दिन ही काम मिलेगा बस। और 1/3 फीमेल्स होनी चाहिए, 5 किलोमीटर के अंदर काम होना चाहिए, अप्लाई करने के 15 दिन बाद मिल जाना चाहिए। ये बातें आपको पता होंगी ना, तो बहुत बढ़िया। तो भाई मेरे को लगता है जितना यही था आज तक के लिए। तो भाई डेली देखो, मेरे इस टेलीग्राम पे ग्रुप पे जाओ, उसे ज्वाइन भी कर लो और डेली पीडीएफ से रिवाइज भी करो, पूरा काम खत्म करो। रात को देखो, अगले दिन सुबह कुछ पढ़ने से पहले रिवाइज करो। डेली कुछ भी पढ़ रहे हो अगले दिन उसको रिवाइज ज़रूर करो, नया पढ़ रहे हो तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। एंजॉय करो और बढ़िया से देखो, ठीक है।